नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में शिवराज सरकार का बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस बजट को पेश किया है। 3,14,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट पेश किया गया है और पहली बार पेपरलेस बजट, ई बजट जिसे कहा जा रहा है, वो पेश किया गया है। बजट में अच्छी बात यह है कि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। एमपी की विकास दर 26.43% हो गई है। महिलाओं के लिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़ रखे गए हैं और 1,00,000 नई नौकरियों का भी ऐलान किया गया है। तो जो बजट इस बार पेश हुआ है उसमें सभी वर्गों का, लगभग सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। खास करके जो फोकस रहा है सरकार का वो किसानों पर रहा है, छात्रों पर रहा है और महिलाओं पर रहा है। बजट में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है। किसी भी तरह के नए कर को लेकर के घोषणा सरकार ने नहीं की है। विकास दर 26.43% हो गई है, जो कि अपने आप में काफी अच्छा आंकड़ा कहा जा सकता है। महिलाओं के लिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान शिवराज सरकार ने इस साल किया है, इस साल के बजट में किया है। और लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान बीजेपी की सरकार ने किया है। 1,00,000 नई नौकरियों का ऐलान किया गया है। 1,00,000 नई नौकरियां सरकार देने वाली है। इस साल चुनावी साल है, ये का आंकड़ा काफी अहम माना जा सकता है। नई शिक्षा नीति के लिए भी 277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो नई शिक्षा नीति लागू होगी उसके लिए 277 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही साथ 900 सीएम राइज स्कूल भी खोले जाएंगे। 900 सीएम राइज स्कूल इस साल खोले जाएंगे और कॉलेज की जो टॉपर छात्राएं हैं उनको ई बाइक दी जाएगी, जो कि अपने आप में काफी अभिनव पहल कही जा रही है सरकार की ओर से। खेलों की बात की जाए तो खेल में उन्नति के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो आज बजट को लेकर के हम बाखबर में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं जयश्री पिंगले जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक खरे, जो कि शिक्षाविद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बाखबर में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा संदीप पौराणिक जी से। संदीप जी, बजट आ गया है, चुनावी साल है, कैसे देखते हैं आप इस बजट को, बताइए। देखिए, चुनावी साल है और बजट पर चुनावी छाया भी नजर आ रही है। हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है जी इसमें सबसे ज्यादा जोर अगर हम देखें तो आधी आबादी पर है। 3,14,000 करोड़ का जो बजट है उसमें 1,02,000 करोड़ रुपए आधी आबादी के लिए दिए गए हैं। जी स्वाभाविक सी बात है कि सरकार की ये मंशा है और दिख रही है महिला सशक्तिकरण की, नारी कल्याण की बात कही गई है। अब हम आते हैं कि महिलाओं के लिए क्या है। तो लाडली जो बहना योजना है उसमें 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होंगी, प्रावीण्य सूची में रहेंगी, उन बालिकाओं को ई स्कूटी दी जाएगी। कुल मिलाकर के आधी आबादी को एक तरफ आपने खुश किया है, दूसरी तरफ आपने किसानों के लिए भी प्रावधान किए हैं, रोजगार की भी बात की है। तो ये जो पूरा बजट है अगर हम इसे देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। जी लेकिन इसमें एक चूक भी नजर आती है मुझे। वो एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का। जी इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर तमाम राज्यों में है तो वो ओपीएस स्कीम की है, जी पुरानी पेंशन योजना की। उस पर कोई बात नहीं हुई है। कर्मचारियों के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी या क्या लाभ होंगे, इसकी भी बजट में कोई चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एक तरफ 1,00,000 नौकरी देने की बात की है। आने वाले समय में ये मुद्दे उठेंगे कि जो संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जो आउटसोर्स कर रहे हैं, उनके स्थान पर या तो उनको ही समायोजित कर दें, या क्या वाकई में 6 महीने में सरकार ये सब कर पाएगी। बिल्कुल। ये चुनौती का पीरियड भी होगा सरकार के सामने। खुश करने की कोशिश की है, क्या वाकई में वो जमीन पर उतर पाएगा, ये मुझे लगता है कि चुनौतीपूर्ण ज्यादा होगा सरकार के लिए। बिल्कुल, काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा क्योंकि समय कम है और जिस हिसाब से घोषणाएं की गई हैं वो बहुत सारी हैं। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं जयश्री पिंगले जी से। जयश्री जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि इस बजट में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत कुछ सरकार सोच रही है महिलाओं को लेकर, क्या कहेंगी? जी, सही है। महिलाओं के लिए खास तौर पे ये जो लाडली बहना योजना जो की है, जिसमें कि 1,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है, उसको ज़रूर कहा जा सकता है कि एक चुनावी बजट की तरह इसको देखा जाना चाहिए।
जी। पर मुझे पूरी तरह से जो उम्मीद थी कि एक पॉलिटिकल बजट आएगा या बहुत लोकप्रिय बजट आएगा, सारे सेक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ न कुछ घोषणाएँ होंगी, तो मुझे लगता है उसको रोक दिया गया है। शायद इसकी वजह ये भी है कि अ, अपोज़िशन यानी पार्टिकुलरली कांग्रेस पार्टी उसको एक तरह से अपने मैनिफेस्टो की पूर्व तैयारियों में ना शामिल कर ले, इसलिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि सरकार का सही विज़न या सही बात जो है, वो हमें उनके शायद घोषणा पत्र में ही पता चलेगी और ये जी। मुझे बहुत हद तक एक सामान्य बजट ही लगा है और कुछ चिंताएँ ज़रूर हैं इस बजट के बाद में कि ये चौथे टेन्योर का जो बजट था शिवराज जी का, आखिरी बजट था ये कुल मिलाकर। तो सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश एक बहुत बड़े कर्ज़े में है फिलहाल। बिल्कुल। तकरीबन 3,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज़ा है। अपोज़िशन तो इसको 4,000 करोड़ तक ले जाता है। तो कर्जे के बाद और जिस तरह से ग्रोथ रेट की बात की गई है 24% से ज्यादा ग्रोथ बताई गई है या फिर जिस तरह से मनरेगा में काम कम हुआ है या जिस हिसाब से स्कूल के ड्रॉप आउट्स हुए हैं या आप कह लीजिएगा कि जिस तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे तो उसकी उस उम्मीदों पे अभी हम बहुत दूर नजर आ रहे हैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड या बहुत सक्षम मध्य प्रदेश की जो तस्वीर हमें दिखाई देनी चाहिए थी वो अभी इसका कोई ऐसा स्वरूप अभी दिख नहीं रहा है इस बजट के माध्यम से। जी। तो अभी बहुत कुछ लंबा सफर है मुझे लगता है कि हमें चुनाव तक जो मैनिफेस्टो उसका इंतजार करना चाहिए। जी। चलिए ठीक है, मैनिफेस्टो का हमें इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा कहना है जयश्री पिंगले जी का। मैं अभिषेक जी का रुख करना चाहूँगा। अभिषेक जी, नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान सरकार करने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये देखें कि अगर पूरा संपूर्ण एजुकेशन के मद में जो अलॉटमेंट हैं, अगर हम उनको थोड़ा देखने की कोशिश करें, तो बालिकाओं के लिए जो फर्स्ट क्लास आने पे इन्होंने स्कूटी की व्यवस्था की है, वो एक अच्छी व्यवस्था है। उससे थोड़ा सा मुझे लगता है बच्चे मोटिवेट होंगे, विशेष तौर पर बालिकाएं। जी। सीएम कौशल योजना के लिए भी 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। जी। तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सरकार के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं हो रही है। तो सरकार ने बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला कि ठीक है, आप कौशल विकास के केंद्र बनाएं। और ये केंद्र साथ में ये भी कर रहे हैं सरकार के, जो जबलपुर में, सागर में, ग्वालियर में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास केंद्रों को भी प्रस्तावित कर दिया है। जी। तो ये मुझे लगता है सरकार ने ठीक ठीक किया है, क्योंकि ये अगर वो कोशिश करते, जैसे उन्होंने घोषणा भी करी कि 1 लाख नौकरी देंगे, तो मुझे लगता है उसकी अपेक्षा ये कौशल विकास जैसी चीजों पर ज्यादा जोर दें, ऐसे सेंटरों को ज्यादा खोलें, जिससे ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट हो पाएगा, बल्कि ये जो नौकरी देने वाली एक होती है कि हमें नौकरी ही चाहिए है, उससे बच भी जाएगी सरकार। क्योंकि लगातार आपको पता है कितने सारे आंदोलन चल रहे हैं जो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि एक तो भर्ती नहीं हो रही रेगुलर, फिर उसके बाद भर्ती के बाद हो भी रही है तो फिर उनको पोस्टिंग नहीं मिल रही है, तो बहुत सारी समस्याएं। फिर इसके बाद सरकार ने बोला है कि रोजगार मेलों का निरंतर आयोजन करेंगे, तो वो पहले भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे लगता है एक परेशानी ये होती है कि कौन सी कंपनियां आ रही हैं, कितना रोजगार मिल रहा है, क्या उनकी सैलरी वगैरह होती हैं, इसके बारे में और भी ट्रांसपेरेंसी रखी जाना जरूरी है। और पहले से बच्चों को ये ट्रांसपेरेंसी कि क्या सैलरी हो सकती है, क्या रेंज उसकी रहेगी, ये सब बताया जाना जरूरी है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ वो रोजगार में वो पंजीयन कराते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि रोजगार पंजीयन लाखों में है और जी। नौकरी मुश्किल से 20-25 लोगों को मिली। तो वो भी ये चीजें हैं। तो यहाँ मुझे लगता है सरकार ने कोशिश क्या की है कि स्किल पे थोड़ा सा फोकस रख के एजुकेशन सेक्टर में काफी कुछ बैलेंस करने की मुझे लगता है कोशिश की। ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार, चाहे मैं एमपी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार ज्यादा नौकरियां नहीं दे सकती। और जिस तरह का अब सिनेरियो बन रहा है, इसमें ज्यादा नौकरियां होंगी भी नहीं। तो बिल्कुल। सब सरकारों को स्किल की तरफ फोकस करना ही पड़ेगा। तो ये काम सरकार ने अच्छा किया। और इस बजट से इसमें कोई टैक्स नहीं लगाया, तो मुझे लगता है ये बजट भी केंद्र सरकार के जैसा ही ये इन्होंने चुनावी बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। काफी कुछ इसमें चुनावी बजट की झलक ऑलरेडी दिखने लगी है, क्योंकि इसमें जी। कोशिश की गई है कि विकास दिखाया जाए, सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास किया जाए। तो वही है, एक ऑलमोस्ट ये लगभग चुनावी बजट जैसा ही प्रस्तुत कर दिया गया है। तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर से मुझे लग रहा है कि करीब 60% तक एजुकेशन सेक्टर में काफी कुछ कर लिया है। प्रयास बहुत सारे बाकी हैं, जैसे ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की, आज से नहीं कई सालों से। तो उसके लिए बहुत प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता है।
जी। फिर विशेष तौर पे बालिका, जो ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं हैं, उनके लिए कुछ बढ़िया योजना बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ओवरऑल में 60% लगभग ये एजुकेशन के सेक्टर में सरकार ने ठीक ठाक किया है, कोशिश कर रहे हैं। स्किल से मैं खुश हूँ कि सरकार ने स्किल पे फोकस करने की कोशिश की। अब शर्त ये है कि वो इसे वास्तविक रूप से धरातल पर उतार पाए, क्योंकि उनके पास अब बहुत लंबा टाइम तो है नहीं। तो बिल्कुल। वो कितनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जैसे अब उन्होंने कहा सागर, जबलपुर, ग्वालियर में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना देंगे, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क। तो इन सब को कितने जल्दी वो कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बिल्कुल वैसे अभिषेक ओवरऑल जी। में 60% जी जी, संतुष्ट हूँ। यही बात अभी थोड़ी देर पहले संदीप जी भी यही बात जी कह रहे थे कि भाई समय जी कहाँ है, समय तो बहुत कम जी बचा है। अब समय उतना है नहीं। चलिए जी मैं संदीप जी का रुख करता हूँ। संदीप जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो किसानों तक कहा जा रहा है कि भाई नर्मदा का जो पानी है वो पहुंचाया जाएगा और सिंचाई परियोजना के लिए 11,050 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 4,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, 105 रेलवे ब्रिजेस का प्रस्ताव है। हवाई पट्टी के विकास के लिए 80 करोड़ और साथ ही साथ 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ मार्ग भी बनेगा। और इंदौर भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी सरकार काफी गंभीर दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, आप मान के चलिए 2003 को हम याद कर लें। जी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई ही इन्हीं मुद्दों पे थी, सड़क, बिजली और पानी पर। बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार गई इसीलिए थी। अब वर्तमान में सरकार का जो जोर है, वाकई में मध्य प्रदेश में सिंचाई की स्थिति सुधरी है, इसे कोई नहीं नकार सकता। बिजली की स्थिति सुधरी है और सड़कों की स्थिति सुधरी है। उस दिशा में और सरकार प्रयास कर रही है। स्वाभाविक है कि लोगों का जीवन सुगम हो जाएगा। लेकिन जहां तक बात हो रही है मध्य प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य की, जी। मैं फिर उसी पर लौटना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर हो रहा है, लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य। जी। इस पर और ज्यादा जोर दिए जाने की जरूरत थी। हमें भवन बनाने से बेहतर है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शिक्षक हों। बड़े अस्पताल बनाने से बेहतर है कि मरीजों के स्वास्थ्य उपचार के लिए चिकित्सक हों। ये बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कमी है, इसे हमें स्वीकारना होगा। कारण ये है कि मध्य प्रदेश में इन दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर इतने ज्यादा आते जा रहे हैं कि सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तार-तार हो रही हैं। हमारे यहाँ के स्कूलों का क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है। डॉक्टर आपके पास है नहीं, बड़ी-बड़ी इमारतें बन गई हैं, आपके पास इक्विपमेंट आ गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करने चाहिए और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आप रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर अगर जोर देंगे तो बेहतर मध्य प्रदेश कल बन पाएगा। इस दिशा में भी कदम उठाने की ज्यादा जरूरत थी। जो थोड़ी सी कमियां हैं उनको आगे आने वाले समय में दुरुस्त किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, कमियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता तो है ही है। चलिए मैं जयश्री जी से एक सवाल ले लेता हूँ। जयश्री मैम, आप एक बात बताइए कि आज ही बजट आया है और एलपीजी के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हमने देखा कि हो गई है। सरकार ये कह रही है कि भाई हमने कोई नया कर नहीं लगाया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाई राजस्थान में जिस तरह से एलपीजी पे सब्सिडी दी गई है, कम से कम ये तो कर सकते थे, क्योंकि इसका सीधा असर आम इंसान से है। एलपीजी एक ऐसी चीज़ है, हर घर में यूज़ होती है, महिलाओं के लिए यूज़ होती है, हर घर में यूज़ होती है, हर किचन में पाई जाती है। क्या कहेंगी इस पर जयश्री मैम? क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? लगता है जयश्री मैम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं वापस से एक बार अभिषेक जी का रुख करना चाहूंगा। अभिषेक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। वही सरकार कह रही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है, क्या कहेंगे? देखिए, कर नहीं लगाने का अर्थ ये नहीं होता कि कि सरकार ने राहत दे दी। ये एक बहुत ही वैलिड प्रश्न है कि 50 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, कुछ राज्यों में सब्सिडी दी जाती है जी। और बहुत सारे लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए पहले बोला भी गया और वो लगभग वो अचीव कर लिया गया था, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी भी। तो यहाँ पे मुझे लगता है सरकार, मतलब अगर कोशिश भी करे सब्सिडी देने की तो उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले से ही कर्ज में है सरकार। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो सब्सिडी देना भी चाहेगी तो मुझे लगता है सरकार की प्रायोरिटी में कृषक होंगे, ना कि एलपीजी के उपभोक्ता। तो ये भी एक उनके पास प्रॉब्लम रही होगी। अगर उनने सोचा भी होगा इस मुद्दे पे तो उनको लगा होगा कि यार अगर सब्सिडी देना है हमारे पास सीमित संसाधनों में, तो बेहतर है कि हम कृषकों को दें, क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटी है हमेशा से।
जी। और जैसा कि सर ने अभी बोला था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अधोसंरचना, इन सब में निश्चित तौर पे कि सरकार को पास क्या है, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सरकार को बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। और फिर अल्टीमेटली चूंकि ये चुनावी वर्ष का बजट है, तो यहाँ प्रायोरिटी तो वही होंगे जो वोटर हैं, कोर वोटर हैं, बड़े वोटर हैं, ज़्यादा ग्रुप में वोटर हैं, तो वो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। हालांकि अधोसंरचना में मैं एक चीज़ कहूँगा, सरकार ने पिछले 3-4 साल से जो अटल प्रोग्रेस वे के लिए किया है, नर्मदा एक्सप्रेस वे का बात की है, इसके साथ साथ विंध्या एक्सप्रेस वे बना दिया, तो ये अच्छे प्रयास भी हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी सरकार ने काफ़ी फोकस किया है पिछले कुछ वर्षों में। हाँ, कमियां हैं निश्चित तौर पे, अब शिक्षा स्वास्थ्य में हमारे यहाँ कमियां हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट भी धीरे धीरे हो रहा है। मैं अगेन वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले कई इस पे बोला है, कई चैनल पे, आपके ही चैनल पे कई बार बोला है कि मध्य प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है और उसे कम करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा में उसे कम करने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद निश्चित है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो सरकार के पास अगेन वही है कि सीमित संसाधनों में वो किसे खुश करें और किसे छोड़ें। तो यहाँ मुझे लगता है खेल वही होता है कि चुनावी बजट को लेकर वो कृषकों के लिए सारी चीज़ों को उन्होंने फोकस करने की कोशिश की है। जो भी बेनिफिट देने की कोशिश है वो शायद कृषकों के लिए ही रहेगी। बाकी इस समय वर्गों को सिर्फ वो ये कह के ही कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर हमें टैक्स नहीं लगाया और हम सुविधाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी शिक्षा में भी की है सरकार ने कि 17,000 नए टीचरों की भर्ती की घोषणा की है कि हम नए टीचर को भर्ती करेंगे। तो ये भी एक अच्छा वो है, लेकिन अब समय नहीं है तो कब करेंगे। और अच्छा, बहुत सारे जो पुराने टीचर हैं उनको अभी पोस्टिंग नहीं मिली, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सब कंट्राडिक्टरी सी चीज़ें हैं कि कंट्राडिक्ट कर रही हैं चीज़ें कि एक तरफ अगर नए टीचर की भर्ती तो पुरानों को तो दे दो आप, तो वो भी प्रॉब्लम है कि वो कैसे करेंगे। फिर इसके बाद है कि 6 इंजीनियरिंग कॉलेज को में हिंदी शुरू करेंगे इस बार। तो ये अभी तक मुझे लगता है ये प्रयास थोड़ा सा मिला जुला सा है। अभी बहुत सारे विशेषज्ञ जो जिनसे मेरी बात हुई है देश में भी हैं, वो इस बात को लेकर डाउटफुल हैं कि हिंदी में जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पर क्या पड़ेगा, उसका आउटकम क्या आएगा, इसको लेके अभी थोड़ा सा जो बहुत सारे विशेषज्ञ हैं वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो ये इस पर भी मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सा और रिसर्च करना चाहिए कि क्या हम अगर हिंदी में पढ़ाई करा रहे हैं। देखिए, ये अच्छा है कि इंग्लिश से बहुत सारी परेशानी होती है, हमारा हिंदी भाषी राज्य है जी। लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग को अगर हम हिंदी में कराएंगे तो इसमें जो अपडेशन होता है, जो वर्ल्ड के साथ उनको नए नए रिसर्च के साथ जुड़ना पड़ता है, तो वहाँ पे कैसे वो जो एक लिंक है वो कैसे बनाएंगे। अगर बच्चा पूरी तरह से सब चीजें हिंदी में समझेगा तो वो लिंक कैसे बनेगा, फिर वो मल्टीनेशनल ग्लोबल लेवल पर वो कम्पीट कैसे कर पाएगा। बिल्कुल कैसे करेगा, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कैसे करेगा, बड़े हॉस्पिटल में नए रिसर्च सुपर स्पेशलिटी करते समय वो कैसे अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएगा। तो इस पर मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार ने निश्चित तौर पर इस पर काफी रिसर्च किया होगा, लेकिन अभी भी विशेषज्ञों को इसको डाउट है इसकी सफलता पे, तो वो भी एक परेशानी। फिर एक इस बार मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम उद्यम क्रांति योजना को भी रखा है, जिसमें जो युवा हैं उनको लोन दिया जाएगा बैंक के माध्यम से। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी परेशानी। बहुत सारी ऑलरेडी ऐसी योजना पहले से चलती रही है, लेकिन उसमें लोन ही नहीं मिलता, बैंक आसानी से लोन देते नहीं है, सरकार भी बहुत सारे केस में गारंटर है तब भी नहीं मिलता उनको। तो यहाँ भी मुझे लगता है इसकी जो प्रैक्टिकल वायबिलिटी है उसे चेक करना जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग और भी ऐसी योजना। कौशल विकास एक बहुत अच्छी योजना है जिसपे मुझे लगता है सरकार का अच्छा फोकस। ठीक है अभिषेक जी। जी हमारे साथ वापस से एक बार जयश्री मैडम जुड़ गई हैं। तो जयश्री जी, मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहूँगा कि भाई एलपीजी की बात करें, आज ही 50 रुपये बढ़ा दिया, आज ही बजट आया और 50 रुपये बढ़ गए हैं। और ये भी कहा कांग्रेस के कई नेताओं ने कि भाई राजस्थान में तो सब्सिडी मिलती है, तो यहाँ भी कुछ इस तरह का होना चाहिए, कुछ तो राहत मिलनी चाहिए आम आदमी को, जहाँ तक एलपीजी का सवाल है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, और जैसे रेट भी बहुत ज्यादा है, पेट्रोल वाली बात भी उठती है हमेशा कि मध्य प्रदेश का पेट्रोल सबसे महंगा है, और वही बात एलपीजी की हुई है। तो जो जिसमें कि आम आदमी और जिससे कि एक मिडिल क्लास खास तौर पे, जो एक कोर वोट बैंक भी है बीजेपी का, तो अभी तक मतलब बहुत उम्मीद थी तो उस हिसाब से कुछ हुआ नहीं है। और ये एक जो महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर सरकार अपने टैक्स में कटौती भी करती, भले ही उसने नए टैक्स नहीं लगाए हैं, लेकिन टैक्स में जो अगर कटौती भी होती तो बहुत एक राहत शायद मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को और एक आम आदमी को महसूस होती कि उसके लिए कुछ का पॉकेट जो है वो
भारी नहीं लगता उसको, महंगाई की जी, जो मार है वो। जी। चलिए ठीक है। मैं संदीप जी का रुख करना चाहूँगा। संदीप जी, जी, जी। संदीप जी, जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भई इतनी सारी घोषणाएँ तो आपने कर दी, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी कर्ज़ा है, इतना इतना ज़्यादा कर्ज़ा है और सरकार ने अभी हाल ही में 3,000 करोड़ का कर्ज़ और ले लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार अपने तरह से चलती है, वो अपनी व्यवस्थाएं करती है, विपक्ष अपने सवाल उठाते हैं। लेकिन दिव्यांशु जी, एक सवाल बड़ा ये है कि पिछले बजट का 40,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए आप। जी। सवाल ये है कि आपने इतना बड़ा बजट खड़ा कर लिया, पिछला बजट खर्च नहीं कर पाए, तो क्या इस बजट को भी खर्च कर पाएंगे आप? या जनता को जो रियायतें देने की बात की है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तमाम चीजें कही हैं, वो अमल में आ पाएंगी? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है दिव्यांशु जी कि सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो उस तरह से नजर नहीं आती जैसी नजर आनी चाहिए, या जो बजट के समय बताई जाती हैं। अब ये चुनौती बड़ी है कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं या बजट में प्रावधान किए हैं, वो इसी सरकारी मशीनरी से जमीनी स्तर पर उतार पाए। ये एक बड़ी चुनौती है, और अगर आप इसको उतार लेते तो चुनाव में लाभ हो जाएगा। और अगर आप किए गए वादों को या बजट में किए गए प्रावधान को बेहतर तरीके से जमीन पर नहीं उतार पाते हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव की राह भी कठिन हो जाएगी फिर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ हवा-हवाई बातें हुई, तो उससे तो बहुत दिक्कत होनी ही है। खास करके सरकार को आगे चल कर के काफ़ी दिक्कत होगी। अभिषेक जी, मेरा आपसे सवाल ये है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन उससे भी बड़ी एक समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। यानी रोजगार तो मिल गया, लेकिन जिस हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, पगार मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण निकल करके आता है कि लैक ऑफ स्किल, कि वो स्किल उन बच्चों के अंदर नहीं है जो पास आउट होकर के कॉलेजेस से निकल रहे हैं। कागजी ज्ञान उनके अंदर है, लेकिन स्किल उनके अंदर नहीं है। जैसे ही कोई बच्चा कॉलेज से पास आउट होकर के कंपनी की दहलीज पे पहुंचता है, तो कॉर्पोरेट उसको ये कह करके उसका वेतन वैसे ही कम कर देते हैं कि भाई तुमको स्किल नहीं है, तुम्हारे अंदर वो चीज़, तुम्हें वो काम नहीं आता, पहले तो हम तुम्हें सिखाएंगे, उसके बाद तुमसे काम करवाएंगे। तो ये जो गैप आ रहा है, जो गैपिंग हो रही है, इसको भरने की दिशा में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ। कुछ फेमस रिक्रूटमेंट जो कंपनियां हैं उनके सर्वे हैं कि भारत में विशेष तौर पे जो नॉर्थ इंडिया और स्पेशली जो हिंदी भाषी राज्य हैं, इनके लगभग 45% स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, उनके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, वो केवल रट के उन्होंने कर ली है। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस चल रहा है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है और वो अपडेटेड भी नहीं है। सरकार को करना क्या चाहिए कि हमेशा एक तो हर 2-3 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज के सिलेबस को अपडेट करना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उनको साथ में बिठा के, क्योंकि हो क्या रहा है कि डिमांड कुछ है, सिलेबस कुछ है, तो वो मैच नहीं होता। आप जो इंडस्ट्री की डिमांड है वही अगर पढ़ा रहे हैं और उस इंडस्ट्री से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको इंटर्न भी अपने कंपनी में करने दें या अपने जो संस्थानों में करने दें, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगा काम। बल्कि मेरा एक और सजेशन है सरकार को कि उन कंपनियों को आमंत्रित करें और ऐसे 4-5-6 बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रुप के बीच में उनसे कहें कि वो अपना सेंटर बनाएं, जिससे एग्जैक्ट उन्हें क्या चाहिए, लास्ट के फाइनल ईयर में वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वो स्किल सीख सकें, जिससे वो रेडी टू मूव स्टूडेंट बन सकें और सीधी इंडस्ट्री उनको ले ले, तो उनकी जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो भी बचेगा। तो इस तरह काम सरकार को काफी पहले से शुरू कर देना चाहिए। स्किल, जैसा आपने कहा, स्किल तो बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, क्योंकि ये चीज अब वक्त की जरूरत है, भविष्य की जरूरत है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट भी अब ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसी ट्रेड पे होना चाहिए जो भविष्य के हिसाब से, जैसे सरकार ने, केंद्र सरकार ने बजट में कोशिश की है कि अब वो गल्फ कंट्री और यूरोप के जो इंडस्ट्री में काम आने वाले ट्रेड हैं उसके हिसाब से बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करने वाली इस बजट में उन्होंने प्रावधान किया। सेम चीज को अब हमें करना चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चे किस तरह की इंडस्ट्री में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उसका एक सर्वे करा के उस तरह के ट्रेड पर फोकस करें। जी, चलिए ठीक है। मैं एक अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा जयश्री मैडम से। जयश्री मैडम, जो बात अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि स्किल की दिशा में काम तो हो रहा है, और दूसरी बात यह भी है कि अगर बात की जाए, मतलब कहना चाहिए कि बच्चों की स्किल को डेवलप किया जाए, इसके लिए जो प्रयास जिस हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से अभी तक हुए नहीं, क्योंकि आउटपुट वैसा नहीं आया है। जो बात अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेजेस के 45% बच्चे एम्प्लॉयबल ही नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। क्या कहेंगे इस पर?
जी, ये क्वालिफिकेशन के साथ अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है किसी भी सरकार के लिए। लेकिन मैं ध्यान उस तरफ भी दिलवाना चाहूंगी कि जो ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं, जो बच्चे कुछ कारणों से या कह लीजिए कि तंगी, आर्थिक तंगी की हालत की वजह से या क्वालिफिकेशन जी। हेलो, उनके जी। लिए बहुत जी। ज़रूरी है कि सरकार जो है वो अलग तरीके से सोचे और उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ताकि देखिए बहुत सारे ऐसे काम है जिसके लिए अभी भी बहुत जरूरत है अच्छे स्किल्ड स्टूडेंट्स की या स्किल्ड यूथ की। जैसे प्लम्बिंग हुआ या तमाम बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स में दिया हुआ है, जिसमें कि ITI कह सकते हैं। उसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसको ज्यादा परिष्कृत करने की जरूरत है, उसको बिल्कुल। बहुत ज्यादा वैल्यूम करने की जरूरत है, ताकि यूथ जो नीचे का डिप्राइव्ड क्लास का यूथ है उसको भी बेहतर काम मिले और वो एक नई दिशा मिले जीवन के लिए। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी साल में बजट तो आ गया है और इस बजट में जो खासा फोकस है सरकार का वो महिलाओं पर है, महिलाओं के साथ साथ छात्रों पर भी फोकस है। और साथ ही साथ सरकार ने कोशिश की है और सरकार कह भी रही है कि भाई ये सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना यह है कि भाई बजट में कुछ प्रावधान ऐसे होने चाहिए थे जिससे सीधे तौर पर आम आदमी को फायदा मिलता, क्योंकि वो मिलता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बजट से अल्टीमेटली सरकार को चुनाव में कितना फायदा मिल पाता है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।